देखिए, अधिगम के अंतर्गत 3 तत्व शामिल हैं। पहला है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा। ये जो परिवर्तन है वो अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही होना चाहिए। और तीसरी बात है कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो स्थायी प्रकार का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, ये 3 शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम उसे अधिगम नहीं मानेंगे। जैसे कि कई बार क्या है ना, व्यवहार में परिवर्तन तो हो जाएगा लेकिन वो परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण नहीं हुआ होगा। जैसे कई लोग शादी पार्टियों में या नॉर्मली भी अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो अब इससे क्या होगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये अधिगम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर इसने बाकी दोनों शर्तें ही पूरी नहीं की। ना तो ये अभ्यास और अनुभव के कारण हुआ है और ना ही ये स्थायी है। जैसे ही कुछ समय बाद 4 से 8 10 12 घंटे बाद अगले दिन अल्कोहल का प्रभाव कम होगा, अल्कोहल का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, तो उनके व्यवहार पहले जैसे ही हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ लेकिन वो स्थायी प्रकार का नहीं हुआ और ना ही वो अभ्यास अनुभव से हुआ। जैसे कि रोग चोट थकान आदि जैसे तरह के, या मादक पदार्थ यानी जो इस तरह के सब्सटेंस कंज्यूम कर लेते हैं लोग, भांग गांजा चरस अफीम, इनसे होने वाला परिवर्तन भी अधिगम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो परिवर्तन है वो अभ्यास और अनुभव से ही आना चाहिए और वो जो परिवर्तन हुआ है वो स्थायी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पूछें कि अभ्यास और अनुभव में क्या ज़्यादा जरूरी शब्द है, तो वो है अनुभव। क्यों? पहली बात तो ये है कि अनुभव के अंदर अभ्यास पहले से ही शामिल होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो, अभ्यास में कई बार करना पड़ सकता है आपको कोई कार्य, लेकिन कई बार एक बार का अनुभव ही आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए काफ़ी होता है। जैसे कि यदि आपके तवे पर, गर्म तवे पर हाथ पड़ जाए एक बार, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, एक ही बार में हो गया ना। या मान लीजिए अपने कोई कोचिंग क्लासेस पर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी बच्चों का जो क्लास छूटा और वो किसी गली, उन इतने सारे बच्चों में से कोई एक बच्चे किसी गली में गया, उस गली में से एक कुत्ता काट गया, तो बाकी बच्चे उस गली में जाएंगे क्या? है ना। तो कहने का मतलब यहाँ तक देखो, यहाँ पर तो अनुभव खुद का भी नहीं है, दूसरे का अनुभव है। आप बोलो ना कुत्ता काटा, यानी हम दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हैं यहाँ तक कि, ठीक है ना। इस पर भी एक सिद्धांत है सीखने का, ठीक। इसे पढ़ेंगे समय आने पर। तो अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए, एक परिभाषा के रूप में बोले यदि अपन, तो वो होगा अभ्यास और अनुभव के कारण के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। अब देखिए, कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इवान पेट्रोविच पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, या थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अनुबंधन शब्द का मतलब क्या हुआ है? बंध जाना, ठीक है। कौन कौन बनता है यहाँ पर? उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया में बंधन होता है, एक एसोसिएशन हो जाती है या साहचर्य हो जाता है, ठीक है। तो अनुबंधन क्यों कह रहे हैं, समझ में आया? शास्त्रीय शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? शास्त्रीय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो अनुबंधन होता है ना, ये ऐसी अनुक्रियाओं के लिए होता है जो अनुक्रिया हमारे अंदर जन्मजात ही मौजूद होती है, पहले से ही मौजूद होती है प्रतिवर्त क्रियाओं के रूप में, ठीक है। जैसे लहर आना, ठीक है। तो या जितने भी जो स्वाभाविक क्रियाएं है ना, जो खुद हमारे बिना सचेतन प्रयास के स्वतः होती हैं, जैसे भोजन पचने की सारी क्रियाएं,
ठीक है। तो शास्त्रीय से मतलब होता है पुराना, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन। और उसी का एक ट्रांसलेशन है चिर प्रतिष्ठित। और अनुबंधन का दूसरा एक अनुवाद है प्रानुकूलन, ठीक है। तो इस सिद्धांत में देखो कई सारे नाम, प्राचीन अनुबंधन, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग, या साचर द्वारा अधिगम, ठीक है। इतने सारे इसके नाम। ऐसे नाम क्यों है आप समझ में आई। पहला बात तो ये है कि इसमें साचर होता है इसलिए अनुबंधन जुड़ जाता है, जुड़ाव होता है उद्दीपक और अनुक्रिया का। शास्त्रीय इसलिए क्योंकि इसमें कोई ऐसी अनुक्रिया जो पहले से ही मौजूद थी, उस अनुक्रिया के लिए एक प्राकृतिक उद्दीपक भी मौजूद होता है, भगवान ने बनाया होता है। देखो एक कुछ वायरिंग भगवान ने की है, कुछ वायरिंग हमारे अंदर ईश्वर ने करके भेजी है। जैसे कि भूख लगे, भोजन ग्रहण करने पर, भोजन मुख में रखने पर लार आएगी, तो ये भोजन ग्रहण करने पर लार का आना, ये जो तार है ना, किसके, लार ग्रंथियों के और भोजन के, है ना, ये ईश्वर ने ही जोड़ के दिए हैं हमें, ठीक है। जैसे ही मुख के अंदर जो जीव है और ओरल कैविटी के अंदर और भी जो भी ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि टेस्ट को, स्वाद को, भोजन की उपस्थिति को महसूस पहचान पाते हैं, और तो वो क्या है, संकेत कहाँ भेजते हैं, दिमाग पर। दिमाग को जब मस्तिष्क को संकेत मिलता है तो वो वहाँ से लार ग्रंथि को सूचना भेजता है कि भैया लार निकालिए, ठीक है। तो ये जो तार जो जुड़ाए आए हैं, पहले जन्मजात ही जुड़े हुए आए, कुछ कनेक्शंस देखो, ये कुछ कनेक्शंस जो ये जो कनेक्शन होते हैं उन्हीं को हम कंडीशनिंग बोलते हैं। कुछ कनेक्शन हम इस दुनिया में आने के बाद बनाते हैं, जैसे किसी विशेष चीज से डर लगना, ठीक है। जैसे अब दूसरा मैं इसी उदाहरण में दे दूं कि भोजन को मुख में रखने पर लार आए, ये तो एक वो जो कनेक्शन जो ईश्वर ने बना लिया स्वाभाविक है, लेकिन ये लार तो आप भोजन सामने रखा होता है तभी आ जाती है। ये मैं नाम लूं, चलिए, आम का अचार, खट्टे आम का अचार, तो ये खट्टे आम के अचार की कल्पना से, नाम सुनने से ही आपके मुंह में पानी आ गया है ना। तो ये कैसे हुआ, ये कंडीशनिंग है, ये जुड़ाव हो गया, अनुबंधन। और ये कौन सा अनुबंधन है, ये शास्त्रीय अनुबंधन है। भाई क्या था, होना क्या था कि जब मुंह में रखा भोजन तब आनी थी लार, लेकिन वो तो देखने से, फोटो देखने से, ये नाम लेने से ही आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि यह अनुबंधन होता है किसमें, प्राकृतिक उद्दीपक के स्थान पर एक न्यूट्रल, एक निष्क्रिय उद्दीपक जिसका कोई कनेक्शन नहीं था, जो पॉजिटिव, जो प्राकृतिक उद्दीपक को पॉजिटिव स्टिमुलस भी बोलते हैं, ठीक। तो जो पॉजिटिव स्टिमुलस जो उसके लिए नेचुरली जो बना हुआ था, जिस अनुक्रिया के लिए, जैसे भोजन, लार आने की अनुक्रिया के लिए जो प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन है, लेकिन वो किसी और अनुक्रिया और उद्दीपक से आने लगे। जैसे मान लो घंटी के लिए बजने से लार आने लग जाए, तो ये जो घंटी ने भोजन का स्थान ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से घंटी से बजने पर लार आने लग जाना, तो ये यहाँ पर ये अनुबंधन हो गया। ये प्राकृतिक अनुबंधन नहीं था, ये अभ्यास के द्वारा किया गया। ये होगा अपने सिद्धांतों में आगे होगा, देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। देखो पैवलोव के बारे में कुछ बातें हैं छोटी मोटी, कभी कभी ये हमारे एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, और ये डेट तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बस मैंने ऐसे लिख दी है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि अगर ये हमें चीज़ें मालूम होती है तो आंसर देने में आसानी होती है, कभी कभी किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी आसानी होती है। जैसे अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो कि एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी, और आया भी है, शरीर क्रिया विज्ञानी के नाम से एक ऑप्शन आया है पेपर में, तो आप उसे आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे ना, ये सिलेक्ट कर पाओगे, आप पहचान पाओगे इससे संबंधित है कि नहीं। तो एक्चुअली पैवलोव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, शरीर क्रिया विज्ञानी कौन होते हैं, जो शरीर की क्रियाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। जैसे पावलोव क्या अध्ययन कर रहे थे उस समय, कि जो डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन में
ओरल कैविटी से लेके पूरी जीआईटी में कब कहाँ कौन सा सीक्रेशन गैस्ट्रिक कोई जूस कोई कोई चीज़ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं और किस प्रकार से वो डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ये जो है और उस पर उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला है 1904 में, इसी जो ये जो कार्य कर रहे थे उस पर, उस इसी कार्य की जो अध्ययन कर रहे थे उसके दौरान ही गलती से धोखे से अचानक से अकस्मात उनसे एक मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी हो गई। ठीक है, और देखो इन्होंने डिस्कवर तो ये 1897 से पहले ही कर लिया था, पर 1897 में उन्होंने इसको पब्लिश किया। अब पब्लिश करने का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अपनी खोज के बारे में प्रकाशन किया जाता है तो तब दुनिया को मालूम चलती है उसके बारे में पहली बार। तो कोई व्यक्ति पहले श्योर होना चाहता है कि भाई मैं कहीं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो उसके बाद वो प्रकाशन करता है। तो ये 1897 ये वही वर्ष है जब उन्होंने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, अब ये जब पब्लिश हुआ देखिए 1913 में, लगभग 16 वर्ष बाद वॉटसन जो थे उन्होंने इसको बड़ा मतलब चमत्कारी एक बिहेवियरिज्म, देखो जो वाटसन है व्यवहारवाद के जनक हैं। साइकोलॉजी में एक विचारधारा है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म क्या होता है कि अनुबंधन के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एसोसिएशन, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, और दीपक अनुक्रिया, ये एसआर ही व्यवहारवाद का अनुबंधन। ठीक है, यानी अनुभव से सीख रहे हैं। ठीक है, तो वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक, तो वाटसन ने इस सिद्धांत को लेके एक नया काफ़ी आगे ले गए उसको, और एक तरीके से व्यवहारवाद के रूप में एक नया विचारधारा ही उन्होंने जन्म दे दी। ठीक है, तो इन्होंने आगे फिर देखेंगे इस सिद्धांत के कारण कुछ और चीज़ें भी आगे डिस्कवर होंगी। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है क्या है कि ये एक तरीके से ये जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये क्या है कि लर्निंग बाय एसोसिएशन के बारे में बताता है, साहचर्य के द्वारा अधिगम। ठीक है, और ये किस प्रकार की क्रियाओं के अनुबंधन के बारे में बात करता है, केवल स्वैच्छिक क्रियाओं की, इनवॉलेंट्री जो क्रिया होंगी। अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बारे में यदि आपको जानना हो तो आप ये जान सकते हैं। देखो स्वैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिसे आप अपनी इच्छा से सचेत रूप में सोच समझकर करते हो। ठीक है, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका मन है, कुछ आपको चलना है, बोलना है, लिखना है, खाना खाना है, ये सारी चीज़ आप अपनी इच्छा से करते हो, तो आप सचेत रूप में कॉन्शियसली कर रहे हो ना उसको। दूसरी कुछ क्रिया होती हैं अनैच्छिक होती हैं, यानी जिन्हें आपकी सचेत नियंत्रण में नहीं है, वे स्वतः ही घटित होती हैं, आपकी इच्छा से नहीं होती वो। जैसे अगर आप तेज दौड़ोगे तो आपका जो हृदय है वो तेज धड़कने लग जाएगा, सांसें तेज तेज चलने लग जाएंगी, तो ये आपने कुछ आदेश दिया है अपने हृदय को कि भैया मैं दौड़ रहा हूँ, तेज से धड़कने लग जा, नहीं ना। लेकिन आपको कोई पेन उठाना है मान लीजिए, तो आप अपने हाथ की मांसपेशियों को आपका दिमाग आदेशित कर रहा है एक तरीके से, तब आप पेन उठाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वैच्छिक होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, आपके नियंत्रण में नहीं होती, अनैच्छिक रूप से हो जाती हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, पाचन की क्रियाएं, वे सभी। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्वैच्छिक क्रियाएं ना, ये आप जब जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद अनुबंधन धीरे धीरे कुछ तार जुड़ते हैं, उसके आधार पर विकसित होती हैं। जबकि अनैच्छिक क्रियाओं का जो तार है ना, पहले से ही ईश्वर ने जोड़ के भेजा है, यानी किस उद्दीपक के लिए कौन सी अनुक्रिया होनी है। ठीक है, ये तो एक्चुअली जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये यहाँ पर क्या ना, कोई नई कोई अनुक्रिया नहीं हो रही है। अनुक्रिया तो पहले से ही, जैसे लार आना, लार पहले भी आती थी, लार अभी भी आती है, पर उद्दीपक जो है ना वो बदल जाता है, नया उद्दीपक आ जाता है। भोजन के लिए आनी चाहिए थी, किसी और तटस्थ उद्दीपक के लिए आ जाएगी, है ना। देखें कैसे आएगी, अपन देखते हैं। तो मूल बात ये है कि ये जो अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन,
वो केवल अनैच्छिक क्रियाओं के ही अनुबंधन है। जब आपसे आगे एक और सिद्धांत आप पढ़ोगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो आप अगर दोनों में फर्क करना हो, दो उदाहरण दिए हो और आप जानना चाहें कि इसमें से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन है कौन सा क्रिया प्रसूत है, तो जहाँ कोई अनुबंधन किसी ऐसी क्रिया के लिए हो रहा हो जो कि एक स्वैच्छिक क्रिया है, तो आप समझ लेना कि वो अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलेंट्री है। ठीक, ये यहाँ पे इसको ऐसे करिए, अनैच्छिक करिए इसको, ठीक है। तो वहां पर जो है उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। अब देखिए आप हाँ, अब पावलोव क्या थे, मैंने आपको बताया था पावलोव एक शरीर विज्ञानी थे। तो पावलोव जो है वो क्या कर रहे थे, पाचन की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, और उनका जो 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 उनका जानवर था जिस पर वो अध्ययन कर रहे थे वो था कुत्ता, डॉग। और पावलोव बहुत बड़े, एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन थे। तो उन्होंने क्या करा कि कुत्तों की जो लार ग्रंथि है ना, उस लार ग्रंथि के नीचे टेस्ट ट्यूब को सर्जरी करके टांग दिया। और क्या होता था, जब भी कुत्तों की लार आती थी तो वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती थी, तो उससे पता चल जाता था, ठीक है ना, लार आई कि नहीं आई, आई भी तो कितनी आई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या इस पे, ये अचानक से डिस्कवरी कैसे हुई कि पावलोव ने क्या करा, एक लैब असिस्टेंट रखा रहा था जो कुत्तों को समय समय पर भोजन देता था। भोजन में भी क्या देते थे, मांस चूर्ण। देखो वैसे तो ये पूछा जाना नहीं चाहिए, पर कभी कोई हल्के स्तर का एग्जाम लेने वाला है, एग्जामिनर है, वो पूछ भी लेगा, ठीक है। मीट पाउडर, ठीक है। तो क्या था कि एक दिन क्या होता है कि जो लैब असिस्टेंट जो उनको रोज भोजन देता है वो आ रहा होता है, तो उसकी आने की आवाज़ से, आहट से, और वहाँ वही पावलोव देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब थी जो उनकी लार ग्रंथि के नीचे सर्जरी करके लटकाई गई थी, उसमें लार आने लगी, जबकि अभी भोजन दिया नहीं उनको। तो ये जो चीज़ उनको काफ़ी आश्चर्यचकित करी कि बोले अभी कैसे लार आ गई, लार तो तब आनी चाहिए थी जब भोजन इनके मुंह में होता, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने जब आगे बढ़ाया तो एक नई चीज़ सामने आई जिसे हम आज शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी देखो क्या है, जो 3 स्टेजेस में होता है ये। पहली स्टेज है बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग अभी हुई नहीं है तब क्या हुआ, आप कुत्ते को भोजन दिया जाता है, डेली रोज भोजन देते हैं, भोजन ग्रहण करता है, कुत्ते की लार आती है, ठीक है। अभी कंडीशनिंग आप कर नहीं रहे हो कुछ भी, ये नॉर्मल प्रक्रिया रोज का ही दिनचर्या है। तो यहाँ भोजन क्या कहलाता है, यहाँ भोजन कहलाता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक। इसे अनुबंधित नहीं किया गया, ये प्राकृतिक रूप से ही लार के लिए एक उद्दीपक है। तो अब शॉर्ट फॉर्म में इसे या तो यूसीएस बोलते हैं या यूएस ज़्यादा प्रयोग की जाती टर्म, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ पर भोजन यूएस है। अब भोजन हमेशा, इनकी जो स्थिति बदलती रहेगी, देखना आप आगे, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान करना। अब जब भोजन के लिए लार आ रही है तब ये जो लार है ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनानुबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है। तो शॉर्ट में यू आर, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी सेकंड स्टेज क्या है, हम भोजन देने से ठीक पहले घंटी बजाने लग गए, ठीक है। यहाँ पर देखो पावलोव ने घंटी का भी प्रयोग करा है। एक मेट्रोनोम होता है जो एक निश्चित समय पर आवाज करता है, उसका भी प्रयोग करा। लाइट यानी बल्ब का भी प्रयोग करा। अलग अलग न्यूट्रल स्टिमुलस लिए इन्होंने, ठीक है। तो भोजन देने से ठीक पहले घंटी बजाने लगे, और है ना, तो अभी भी जब लार तो आएगी, लेकिन लार घंटी के लिए नहीं आ रही है, लार किसके लिए आ रही है, भोजन के लिए आ रही है। ये जस्ट इससे पहले वाली स्टेप है, बस भोजन देने से पहले घंटी बजाने लग गए अपन, ठीक है।
यहाँ पर घंटी क्या कहलाएगी? न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक, चाहे घंटी हो, मेट्रोनोम हो, लाइट का बल्ब हो, बैल हो। ठीक है। अब देखो ये ध्यान करना है आपको कि लार, अभी घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस आ गया, आप देखोगे घंटी की स्थिति बदल जाएगी और लार की स्थिति भी बदल जाएगी। तीसरी स्टेज देखिए, जब कई दिनों तक ये दोहराया गया ये एक्सपेरिमेंट, तो एक स्थिति ऐसी आई जब घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं है, और देखें कि हम देख रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में लार कलेक्ट होने लग गई, यानी लार आने लग गई। अब यहाँ पर क्या किया, घंटी ने भोजन का स्थान ले लिया पूरी तरीके से। ठीक है। और अब घंटी तटस्थ उद्दीपक नहीं है, बल्कि कंडीशनड स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक है। और जो भोजन है, जो लार है, लार यहाँ पे अब क्या है, लार भी अब स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है, ये भोजन के लिए होती तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती ना। अब लार क्या है, यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनुबंधित प्रतिक्रिया है। ठीक है। देखें आप सेकंड स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज में लार क्या थी, अनकंडीशनड स्टिमुलस थी। ठीक है। अभी लार क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। समझ रहे हैं आप, यही परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ इसकी चीज़ें सिद्धांत हैं। जब ये जो बार बार भोजन के पहले भोजन के पहले घंटी बजाते रहे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि घंटी बजाने पर ही लार आने लग गई। इसे हम बोलते हैं एक्विजिशन, अर्जन। ठीक है। ओके। अब जब ये अनुबंधन हो गया, ठीक है, ये एक्विजिशन हो गया, एक बार स्टैब्लिश हो गया, अब हमने क्या करा, घंटी बजाना बंद कर दी और भोजन देने लगे। या ऐसा सोचो कि घंटी बजाई लेकिन उसके बाद भोजन नहीं दिया, ऐसा कई दिनों तक किया। ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रक्रिया विलीन हो जाएगी। घंटी के बाद जो लार आने की जो प्रोसेस थी वो बंद हो जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं विलीनीकरण। अगर हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे, तो इसे बोलेंगे फिर प्रायोगिक विलीनीकरण, प्रायोगिक विलीनीकरण। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, मान लीजिए ये कुत्ते को बड़ा परेशान कर लिया आपने, पहले तो घंटी बजाकर भोजन दिया, फिर घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, है ना। अब आपने कहा कि भैया चलो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है। नॉर्मल लाइफ उसकी चलने लगी, पर अचानक ही आपको शरारत सूझी और आपने घंटी बजा दी। हो सकता है कि उसके लार आ जाए, तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं स्वतः पुनः प्रकटीकरण, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो अनुबंधन था वो रिकवर हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके लार ना आए, मैं आपको बताऊँ। लेकिन ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो अनुबंधन पूरी तरह टूट चुका है। ठीक है। अगर वो अनुबंधन बहुत मजबूत हुआ होगा तो हो सकता है लार आएगी, तो उसे हम बोलेंगे स्वतः पुनः प्रकटीकरण या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जनरलाइजेशन क्या होता है, इसे देखिए आप। देखो, जो आपने उद्दीपक पहले प्रयोग करा था, जिस प्रकार की आवाज़ पहले कर रहे थे, मान लो घंटी है कोई, तो उससे मिलती जुलती आवाज़ से भी, मिलती जुलती घंटी से भी अगर लार आने लग जाए तो उसे बोलते हैं हम जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है। और देखो बहुत अधिक ट्रेनिंग जब होगी तो वो विशेष उसी आवाज़ को पहचानने लग जाता है जिसके लिए उसकी कंडीशनिंग की गई है, तो इसे बोलते हैं हम, यानी हर किसी मिलते जुलते उद्दीपक से लार नहीं आएगी, उसी उद्दीपक से आएगी जिससे उसकी कंडीशनिंग की गई है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण। ये पांचों पॉइंट आप याद करना, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि ये कहाँ प्रयोग होता है, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये कहाँ पर उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा तो उपयोग ये आप पर ही होता है। आप लोगों को कहा एडवर्टाइजमेंट में, जो टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो उनका उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको किससे जोड़ देते हैं,
किसी अन्य सुखद उद्दीपक के साथ उसका साहचर्य कर देते हैं, एसोसिएशन कर देते हैं। उदाहरण के लिए गुड लुकिंग पर्सनैलिटीज होते हैं, कोई हीरो हीरोइन या कोई फेमस सक्सेसफुल पर्सन होता है। या कई बार देखा होगा कि वो किसी प्रोडक्ट को कल्चर से जोड़ देंगे, ट्रेडिशन से जोड़ देंगे, है ना। आपने रेमंड का सुना होगा, द कंप्लीट मैन, है ना। तो एक इमोशन है ना, कंप्लीटनेस हर कोई चाहता है। या माँ से, मातृत्व से जोड़ देंगे। आपने से कोई चाय आती है उसका, जिसमें एक व्यक्ति एक माता जो होती है ट्रेन में बैठी होती है, उनको सामने वाले कोई व्यक्ति जो ना चाय ऑफर करते हैं तो वो मना कर देती है। बगल में एक और व्यक्ति होते हैं, शायद उनको दिखता नहीं है, तो वो बोलते कि मैं ले लूँगा। तो वो माता जी उनको बोलती है नहीं नहीं बेटा, ऐसे हर किसी पे विश्वास नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि हम देख कर विश्वास नहीं करते, गंध से पहचान लेते हैं, है ना। अब यहाँ भी एक फीलिंग है ना, इमोशनल एक चीज़ की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक कोई ऐसी चीज़ जो हमें एक सुखद उद्दीपक, कुल मिला के बात हम ऐसा कह सकते हैं, उसे आप प्रोडक्ट को एसोसिएट कर देते हैं, फिर, है ना। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में यूज होती है। जैसे फोबिया हो जाती है किसी लोगों को, फोबिया यानी भय, डर लगने लगता है। कभी कभी किसी चीज़ लोगों को अनावश्यक ही डर लगने लग जाते हैं चीज़ों से, है ना। या ड्रग एडिक्शन, जिसके सब्सटेंस एब्यूज जिसको हम बोलते हैं ना, भांग, चरस, गांजा, अफीम, इस तरह की चीज़ों लोग कंज्यूम करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट पे भी ये यूज होती है। एक होती है एनिमल ट्रेनिंग में यूज होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों के जो व्यवहार है उसको मैनेज करने में भी ये काफ़ी यूज होती है। और सेल्फ पेस्ड लर्निंग, अपनी गति से सीखना, स्वाध्याय जब हम अपनी गति से, अपने तरीके से डिसाइड करके सीखते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा जो आजकल ITC है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो है, तो ICT, तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बताया जाता है कि भैया यहाँ व्यक्ति सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकता है। भैया हर बच्चा अलग अलग गति से सीखते हैं सभी लोग, है ना। सबकी सीखने की गति एक नहीं होती ना। तो क्लासरूम में जब बैठे तो उनको एक लिमिटेड टाइम में सिखाया जा रहा है, एक लेक्चर है 35 मिनट का दिया गया, तो उसमें क्या होता है ना कि अब सबके लिए एक ही स्पीड है। लेकिन इन ICT का प्रयोग करके, जैसे आप कई सारे जो आजकल माध्यम चल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इनके माध्यम से आप, जैसे वीडियो लेक्चर है, तो आप कितनी बार भी देखो, कितनी स्पीड में देखो, स्लो देखो, फास्ट देखो, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो अगर आपने कोई यूनिट कंप्लीट करी, कोई पोर्शन कोई कंप्लीट करा, तो वो आपको क्या करता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें भी ये यूज होती है। ओके, ठीक। तो अभी के लिए थैंक यू। आगे हम कुछ और सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो सिद्धांत इसका अपोजिट है, ये जो सिद्धांत अपन ने अभी पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट है, और लास्ट में इन दोनों के अंदर तुलना भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।